हमने एक नई काउंटर इंसर्जेंसी टेक्निक डेवलप की और हमारे दुश्मन इनको अफगानिस्तान की सरजमीन से इनको पेरोल के ऊपर रख के इनको सपोर्ट कर रहे थे। मौलवी फजलुल्लाह के अलावा जिसको आप मौलवी एफएम के तौर पे जानते हैं, उज़्बेक्स थे उसके अंदर, इवन चेचन्स भी उसके अंदर जो है इनकी स्ट्रेंथ के अंदर शामिल थे। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कल्चरल सेंटर्स के नाम से 5 से 7 जो हैं इन्होंने काउंसलेट्स अपने खोले हुए हैं और ये वहां पे रॉ के इनके बेसिस मौजूद हैं जो कि ये पूरी की पूरी इंसर्जेंसी बड़े प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से रन करते हैं। तो फिर हम इनको डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस की तरफ लेके गए जिनके अंदर उलमा कराम का एक खास रोल है। वो इस्लाम की असल हकीकत इन लोगों को बताते हैं कि ये लोग तो हमें राइट ऑफ कर चुके थे। इनके ख्याल में तो पाकिस्तान सीरिया और इराक बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने इनको दिखाया, पाकिस्तान आर्मी ने इनको दिखाया कि हम एक कैपेबल मिलिट्री फोर्स है और हमने अपनी रीजनल पावर रीस्टेब्लिश की इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के तहत कि हमारे ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर इस वक्त रॉयल मिलिट्री एकेडमी यूके में भी इंस्ट्रक्टर्स हैं। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्वात के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। 2007 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ और काफी अरसे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। बड़े पैमाने पे वहां पे नुकसानात हुए। इस सारे ऑपरेशन पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक ऑफिसर जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया और काफी अरसा तक स्वात में वो पोस्टेड भी रहे। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर द इनविटेशन अतर साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो स्वात में ये ऑपरेशन हुआ उसमें हमें मुख्तलिफ इतलात आती रही कि वहां पे इतने फाइटर्स थे, ये था वो था। इन रियलिटी जो कोर फाइटर्स थे जो वहां पे लड़ रहे थे आर्मी के खिलाफ, जिन्होंने असला उठाया हुआ था, उनकी तादाद रफली कितनी होगी सर? अतर साहब, जो इनका एसेंशियल कोर फाइटिंग स्ट्रेंथ थी वो मैक्सिमम 8,000 के करीब आप रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि अंदाजन 8,000 इनकी कोर स्ट्रेंथ थी। ठीक। अच्छा, दूसरा ये था कि सर ये अपना ही मुल्क था, बिल्ट एरियाज थे, वहां पे सिविलियन आबादी भी थी, सिविलियन घर भी थे। तो क्या उसकी वजह से ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें कोई मुश्किलात पेश आई? आपके कोलीग्स इस हवाले से क्या बताते हैं? आप लोगों ने खुद क्या देखा वहां पे सर? नेचुरली अतर साहब, ये वॉर विद इन सिनेरियो जो था हमारा, इसके अंदर हमने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को सिरे से हमने इजाद किया। वी प्रैक्टिकली रोट द टेक्स्ट बुक ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एंड उसके अंदर बहुत सी मुश्किलात आई। लेकिन आप जब ऑपरेशन विद इन कर रहे होते हैं तो दुश्मन भी आपको किसी ने वर्दी तो पहनी नहीं होती दुश्मन ने, तो इस वजह से तो फ्रेंड और फो के अंदर डिफरेंशिएट करना, दुश्मन और अपने दोस्त के अंदर जो फर्क है वो बहुत मुश्किल होता है। इस एनवायरनमेंट के अंदर हमने जो नई टेक्निक्स इजाद की उसको पूरी दुनिया के अंदर माना गया और इस एनवायरनमेंट के अंदर इसी वजह से इस जंग के अंदर हमारा नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज हम इसमें जो क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक्स है और क्लासिक मिलिट्री स्ट्रेटजी तो हम यूज कर नहीं सकते थे। तो इस वजह से हमने एक नई काउंटर इंसर्जेंसी टेक्निक डेवलप की जो कि सक्सेसफुल रही और जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज को कामयाबी नसीब हुई। जी। अच्छा सर, उसमें ऑब्वियसली आपने कहा कि 8,000 के करीब वहां पे फाइटर्स थे और उसमें मोस्टली लोकल फाइटर्स थे कि पाकिस्तान के दूसरे एरिया से भी कोई लोग आए हुए थे? उस तरह के कोई लोग पकड़े गए वहां पे सर? अतर साहब, ये तो आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज थे। इनको आप इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज कह सकते हैं। अभी ये लोग देवर ऑन अ पेरोल। ये कोई इस तरह नहीं है कि जी शो के जहाज के अंदर आए हुए थे। ये पेरोल के ऊपर थे और हमारे दुश्मन इनको अफगानिस्तान की सरजमीन से इनको पेरोल के ऊपर रख के इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ महज उस इलाके के लोग नहीं थे। ये वर्ल्ड ओवर से आप जो मर्सनरीज हैं, ये मर्सनरी फोर्स थी जो इस वक्त भी जिनकी तादाद यहाँ से हमने इनको मार भगाया तो उसके बाद अभी आईसिस की शक्ल में दोबारा नमूदार हुए। तो ये लोग मर्सनरीज थे और इनका ताल्लुक किसी एक इलाके से नहीं था। हाँ, इनकी जो कोर स्ट्रेंथ और कोर लीडरशिप थी वो जरूर लोकल थी, लेकिन उसमें भी मौलवी फजलुल्लाह के अलावा, जिसको आप मौलवी एफएम के तौर पे जानते हैं, उसके अलावा जो इसके मेन कमांडर्स थे
वो वजीरिस्तान वाली साइड से भी आए थे ज्यादातर, लेकिन फिर भी मेजोरिटी अफगानिस्तान से थी। और इनके अलावा इंटरनेशनल्स भी लोग इसके अंदर जो मर्सनरीज थे वो शामिल थे, उज़्बेक्स थे उसके अंदर, और बेतहाशा इवन चेचन्स भी उसके अंदर जो है इनकी स्ट्रेंथ के अंदर शामिल थे जी। तो इट वाज एन एमलगेशन ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज। आपकी नजर से गुजरी कोई ऐसी चीज कि जहां पे पता लगे कि एक प्रॉपर इनका एक सिस्टम था कि यहां से असला आ रहा है, इनको पहुंचाया जा रहा है, या जिस तरह इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, क्या ये तनख्वाहदार सोल्जर्स थे? अरे साहब, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत हमारे हमसाया मुल्क ने, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कल्चरल सेंटर्स के नाम से 5 से 7 जो हैं इन्होंने काउंसलेट्स अपने खोले हुए हैं। और ये वहां पे रॉ के इनके बेसिस मौजूद हैं जो कि ये पूरी की पूरी इंसर्जेंसी बड़े प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से रन करते हैं। इसका जो लॉजिस्टिक चेन है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, द आयरनी इज के ये हम टीटीपी जो है ये नहीं उठा रही, बल्कि इसका फायदा तमाम जो है मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उठाती हैं। एंड ओपन फॉर ऑल लॉजिस्टिक सेटअप इज अवेलेबल इन अफगानिस्तान, जिसका यूज किया गया, और ये फैसिलिटेट करते हैं इसको इंडियन रॉ इसको फैसिलिटेट करती है। उसको यूज करते हुए पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ऑपरेशन था 2007 में एक दफा शुरू हुआ, फिर बीच में कहा कि नहीं अब इसका सियासी हल निकाला जाएगा। बहुत सारे एरियाज को पहले पाकिस्तान आर्मी ने क्लियर किया, उसमें जिस तरह मौलवी फजलुल्लाह का जो गांव था वो भी शामिल था। लेकिन बाद में दोबारा कहा गया कि नहीं जी अब इसका कोई सियासी हल निकालेंगे और बातचीत होगी, और फिर एरियाज को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। तो जब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, क्या ज्यादा फिर मुश्किल पेश आई सर? अतर साहब, मिलिट्री ऑपरेशन टाइम एंड स्पेस की गेम है सारी की सारी। इस जो डिले प्रेसिडेंट जरदारी के दौर में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो डिले कॉज किया गया, उसका नुकसान टाइम एंड स्पेस में जो पाकिस्तान आर्मी ने उठाया, उसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं जो नवाज शरीफ ने कारगिल वॉर के अंदर हमें नुकसान पहुंचाया पॉलिटिकल मैनूवरिंग की वजह से। तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो आपने हमारे जो गेन्स थे, जो मिलिट्री गेन्स थे, वो सारे के सारे उसको दरमियान में जो थॉ आया, जो दरमियान में इन्होंने रोक दिया ऑपरेशन, उसकी वजह से आपने अपने गेन्स लॉसेस में तब्दील कर दिए। और जब दोबारा आपने ऑपरेशन रिन्यू किया तो एट अ वेरी हैवी कॉस्ट ऑफ ब्लड आपने उसको जो है लाइफ की कॉस्ट और लाइफ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के शोहदा तो शामिल हैं, कोलेक्ट्रल डैमेज भी बहुत ज्यादा शामिल है। तो उसके वजह से, इस थॉ आने की वजह से, इस ब्रेक आने की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा जी। ठीक। अच्छा सर, ऑब्वियसली आपने कहा कि इस ऑपरेशन के अंदर दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क करना मुश्किल था, इसलिए कि एक तरह से अपनी आबादी के अंदर ही ये सारा ऑपरेशन चल रहा था। अब वहां पे जो लोग पकड़े गए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी। यहां तक रिपोर्ट्स आई कि उस इलाके में खुदकुश बम्बार तैयार होते थे, उनकी नर्सरियां थी, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जब इन लोगों को पकड़ा गया सर, अब ये अपने लोग हैं, पकड़े गए हैं, तो फिर इनको क्या किया गया, उसका क्या हल निकाला गया? जी अतर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और इसी सिनेरियो के अंदर मैं सवात में वहां पे गया, और मैंने वहां पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट था जिसको मैंने ओवरसी किया। तो हमने डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाए। ये जो मैंने आपको टर्म की कि काउंटर इंसर्जेंसी क्वाइन का हमने जो टेक्स्ट बुक लिखा, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस और टर्मिनल जो स्टेज था, वो डी रेडिकलाइजेशन है। अब ये हमारे अपने लोग हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो 8,000 की स्ट्रेंथ थी, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ थी। अभी ये हमारे अपने लोग हैं, जिस तरह आपने कहा, इनको हम जो है वो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? ना हम उनको एग्जाइल कर सकते हैं, मुल्क बदर नहीं कर सकते, ना हम उनको मार के फेंक सकते हैं, ना उनको सारी उम्र जेलों में डाल सकते हैं। और ये लोग सारे के सारे ब्रेन वॉश हुए हुए थे, और ब्रेन वॉश इनको मजहब आइडियोलॉजी को यूज करके, मजहब को यूज करके, उसको बिगाड़ के इनको ब्रेन वॉश किया गया था। तो फिर हम इनको डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस की तरफ लेके गए, जिनके अंदर उलमाए कराम का एक खास रोल है। वो इस्लाम की असल हकीकत इन लोगों को बताते हैं, इनको जहनी तौर पे इनके जो है इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद इनको मुख्तलिफ जो है हुनर सिखाए जाते हैं, और उसके अंदर उनको जो है प्रोफेशंसी लेवल जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल लेवल उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से उनको हुनर सिखाया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी में, मुआशरे में जाके अपना कारोबार शुरू कर सके उस हुनर के मुताबिक जो उन्होंने सीखा है। ठीक। अच्छा, इसमें कोई सक्सेस स्टोरीज भी हैं सर? आप कामयाब हुए बहुत सारे लोगों को डी रेडिकलाइज करने में और जाके फिर वो दोबारा मुआशरे का हिस्सा बने?
अतर साहब हम इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और इसका हम हर बैच का जो हम डीरेडिकलाइजेशन का बैच निकालते थे 6 महीने से 1 साल के अंदर हम डीरेडिकलाइज करके जब इनको निकालते थे मुआशरे के अंदर तो हम इनको बड़ा क्लोजली वॉच करते थे। अतर साहब मैं इसमें बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि 86% हमारा इसमें सक्सेस रेट था और 86% लोग मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बन के एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। जो बकाया जो इक्का-दुक्का लोग हैं, वो वाक़ई वापस अफ़गानिस्तान भागे और उन्होंने वापस जाके इंसर्जेंसी जॉइन की और टीटीपी को जॉइन किया, लेकिन उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनकी अपने ख़ानदानों ने, उनकी अपनी फ़ैमिलीज़ ने उनको डिसऑन कर दिया, लातअल्लुकी का इज़हार कर दिया। क्योंकि उनके पूरे डीरेडिकलाइज़ेशन प्रोसेस के अंदर ख़ानदानों को इन्वॉल्व रखा जाता था, वो आते थे, इनसे मिलते थे, उनको बताया जाता था कि इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। इनके सब इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर की जा रही है, इनको कारोबार शुरू करवाया जा रहा है और उसके बावजूद अगर मौका छोड़ के वो फिर भी मतलब इट्स वेरी माइन्यूट अदरवाइज 14% फेलियर रेट जो है वो इतना बड़ा रेट है नहीं। तो 86% सक्सेस रेट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग रेट। ठीक। अच्छा, इसमें ये है कि सर मुल्क के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत सारी तनकीद भी होती रही, ऑपरेशंस के दौरान भी तनकीद होती रही कि जी रोज़ ऑपरेशन किए जाते हैं, पर मिलिटेंट्स खत्म नहीं हो रहे, दोबारा क्यों आ जाते हैं, ये मसला हल क्यों नहीं होता? लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यहाँ पे मैं एक बरतानवी अफ़सर का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे, तो वो कह रहे थे ये जो काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशली ये जो बिल्ट एरियाज़ में और अपने लोगों के खिलाफ जिसका ज़िक्र आपने भी शुरू में किया इस जंग का, उसमें पाकिस्तान आर्मी की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। तो क्या इस तरह का कोई फीडबैक मिला आपको दूसरी बाहर के मुल्कों से, बाहर की आर्मीज से जो दीगर जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं? अदर साहब पहली बात कि आपने कहा कि लोग राजी नहीं होते, लोग बातें करते हैं, तो लोगों ने तो बातें करनी है, तो इस चीज़ को हम खातिर में नहीं लाते। जहाँ तक ताल्लुक रिकॉग्निशन का है, तो रिकॉग्निशन हमारी ग्लोबल लेवल के ऊपर है। ये जो मैं आपको डीरेडिकलाइजेशन सेंटर का सवात में मैं आपसे बात आपके बता रहा था, वहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल आर्मीज़ के चीफ्स जिसके अंदर जनरल टॉमी मैकडेस्टल हो गए, ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए और इसके अलावा तमाम नेटो आर्मीज के जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे पास आती थी क्योंकि आप देखें अतर साहब आपको याद होगा कि ये लोग तो हमें राइट ऑफ कर चुके थे। इनके ख्याल में तो पाकिस्तान सीरिया और इराक बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने इनको दिखाया, पाकिस्तान आर्मी ने इनको दिखाया कि हम एक कैपेबल मिलिट्री फोर्स हैं एंड वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। और हमने अपनी रीजनल पावर रीस्टैब्लिश की इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के तहत, जिसको ग्लोबल रिकग्निशन मिली, बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर रिकग्निशन मिली। और उसका सबूत ये है कि हमारे ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर इस वक्त रॉयल मिलिट्री एकेडमी यूके में भी इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो इनकी डिफेंस एकेडमी ऑफ यूके है जिसका हिस्सा है जॉइंट सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, उनके अंदर डायरेक्टिंग स्टाफ जो होता है, मतलब इंस्ट्रक्टर जो होता है, जो पढ़ाता है बाकायदा तौर पे इनके ऑफिसर्स को, वो भी हमारा ऑफिसर होता है जी। तो ये रिकग्निशन है जी, सिर्फ एक एक रिकग्निशन है, इसके अलावा ग्लोबल वर्ल्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हमारे ऑफिसर्स जाके इनको काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनके जो है वफद जो है इनके फौजी वफ्द हमारे पास आते हैं और हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, सिर्फ ये सीखने के लिए कि हमने ये काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन है उसमें किस तरह सक्सेस हासिल की जी। ठीक। मेजर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर।